भारत के बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा की और धीरे धीरे 2024 तक आते आते भारत विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की जनसंख्या लगभग 37 से 38 करोड़ थी, परंतु 2024 तक आते आते भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ हो गई, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म हुआ। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्य संबंधी सुरक्षा की समस्या, शिक्षा की समस्याएं, गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं और इसके साथ साथ देश के पिछड़ेपन की समस्याएं पैदा हुई। और इस समस्या के निदान करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कदम उठाया और इसके लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। दूसरा, परिवार नियोजन की शुरुआत 1953 ईस्वी में की गई, परंतु 7वें दशक के दौरान हम दो हमारे दो के नारे के साथ परिवार नियोजन को और भी सशक्त बनाने की कोशिश की गई। शिक्षा में सुधार हुआ, शहरीकरण और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया गया, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया और इस प्रकार से धीरे धीरे जनसंख्या कम होते चली गई और भारत की प्रजनन दर कम हुआ। जनसंख्या तो बढ़ी परंतु धीरे धीरे प्रजनन दर कम होते चला गया। 2000 में जो जनसंख्या नियंत्रण नीति लाया गया था और उसके द्वारा जो प्रजनन दर को फिक्स रखा गया था वह प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई, परंतु घटते हुए प्रजनन दर को देखते हुए आरएसएस चीफ महोदय मोहन भागवत साहब ने यह विचार व्यक्त किया कि जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम होते चली जाती है वह धीरे धीरे समाज समाप्त होते चला जाता है और इसी कारण भारत की घटते हुए प्रजनन दर के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार लोगों के मन में आने लगा। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारत की प्रजनन दर किस तरीके से कम हुआ। अब यह हम देखने की कोशिश करते हैं कि भारत का प्रजनन दर 1950 ईस्वी में 6.18% था, जबकि 1980 तक आते आते यह धीरे धीरे 4.80% हुआ। 2021 तक आते आते यह 1.91 हो गया। 2050 तक यह प्रजनन दर देखा जाए तो 1.2% होने की संभावना है, जबकि 21 तक जाते जाते वह 1.04 प्राप्त कर लेगा। तो यानी मोहन भागवत साहब का यह विचार बहुत ही सार्थक रूप से दृष्टिगोचर होता है कि जब 21वीं सदी के अंत में हम जाएंगे तो हमारे प्रजनन दर धीरे धीरे 1.04 तक आ जाएगा, जिससे समाज अपनी विशेषताओं और सांस्कृतिक मूल्यों को धीरे धीरे समाप्त करते चला जाएगा। और इसी प्रकार देखा जाए तो कोई भी समाज अपने समाज को संतुलित, समन्वित और उसके विशेषताओं को स्थापित रखने और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित रखने के लिए एक निश्चित संख्या में प्रजनन दर का होना अति आवश्यक होता है, नहीं तो दूसरे समाज के लोग उस पर धीरे धीरे हावी होते चले जाते हैं और वह समाज अपनी विशेषताओं को खो देता है। सिंपल सा एग्जाम्पल यह है कि बिहार में छठ व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो बड़े ही पवित्र व्रत है और धीरे धीरे यह व्रत अपने रीजनल स्टेटस से नेशनल स्टेटस को प्राप्त करते जा रहा है। और इसी दौरान हम देखने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे किसी देश का प्रजनन दर कम होता है। इसका कारण क्या है? जैसे ही किसी देश का प्रजनन दर कम होता है तो उसकी आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए दूसरे समाज के लोग वहां पर आते हैं और उनका प्रजनन दर यदि ज़्यादा है तो धीरे धीरे वह समाज उस देश के सामाजिक मूल्यों के ऊपर हावी होते चला जाता है, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। आज वर्तमान का रिकॉर्ड यह है कि दक्षिण कोरिया पहला देश बनने जा रहा है जिसका सामाजिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से हम दक्षिण कोरिया में घटते हुए मूल्यों को देखने की कोशिश करेंगे तो यह मूल्य 1985 में 1.66 था, जबकि 95 में 1.63 हुआ, जबकि 2005 में 1.09 हुआ और धीरे धीरे 2020 तक आते थे 0.84% हो गया। यानी वह देश धीरे धीरे
अपने सामाजिक मूल्य, समाज की बढ़ती हुई जनसंख्या की कमी के कारण दूसरे समाज के लोग वहां आकर के बसने की कोशिश करेंगे, जिससे वह देश धीरे धीरे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को खोते हुए चला जाएगा। जो आर्थिक गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए दूसरे देश के लोग आएंगे, यदि उनका प्रजनन दर ज़्यादा है तो वह लोग धीरे धीरे उस सामाजिक मूल्य को खोते हुए चले जाएंगे। जिस प्रकार से आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज विश्व के 5 ऐसे देश हैं, विश्व के सबसे ज्यादा टीएफ वार वाले 5 देश हैं। नाइजीरिया 5.15%, चाड 4.81%, सोमालिया 4.30%, माली 4.21% और दक्षिणी सूडान 4.09%। इसका प्रजनन दर इस तरीके से है। तो 5 सबसे कम प्रजनन दर वाले देश इस प्रकार हैं, यानी दक्षिण कोरिया 0.82%, रिको 0.84%, ताइवान 0.90%, सर्बिया 0.01% और यूक्रेन 0.101%। यानी जिस देश का प्रजनन दर यदि इससे कम हो जाएगा, इससे कम होते चला जाएगा तो वह उस देश की आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए बाहर से लोग आएंगे और बाहर से आने वाले लोग धीरे धीरे उस समाज और सांस्कृतिक विशेषताओं के ऊपर आच्छादित होते चले जाएंगे। अब सिंपल सा आप देखने की कोशिश करेंगे तो सिंधु सभ्यता, कभी सिंधु और उससे आसपास के क्षेत्रों में बड़ी ही उन्नत सभ्यता के रूप में स्थापित था, जिसका सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित हुआ। परंतु जब यह 1750 ईस्वी तक आते 1750 बीसी तक आते डिक्लाइन हो गया, तो इन्हीं क्षेत्रों में 1500 बीसी में आर्य आए और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को आच्छादित करते चले गए और यह इनके ऊपर आच्छादित हो गए, जिसके कारण सिंधु सभ्यता अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोते हुए चला गया। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए और आक्रमण के दौरान अपनी सत्ता को स्थापित किए और धीरे धीरे उनका प्रजनन दर ज्यादा होने और धीरे धीरे बहुत सारे दूसरे समाज के लोगों को अपने अंदर कन्वर्ट करते चले गए, जिसके कारण वह उनकी संख्या बढ़ती हुई चली गई। परंतु उनकी सामाजिक प्रजनन दर इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि वह अन्य सामाजिक मूल्यों को बिल्कुल समाप्त कर सके। और इसी के साथ साथ औपनिवेशिक सत्ता के दौरान भी अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे अपने मूल्यों को स्थापित किए और अपने मूल्यों को स्थापित करने के दौरान बहुत सारे लोगों को अपने सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत स्थापित किए, परंतु उनकी संख्या कम होने के कारण वह पूरे तरीके से भारतीय समाज के ऊपर हावी नहीं हो पाए। और इस प्रकार से यह देखा जाए तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि किसी भी देश के TFR धीरे धीरे कम होते चला जाता है और साथ ही साथ उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट के आधार पर यह देखने की कोशिश करेंगे, कि किसी भी देश की सामाजिक मूल्य किस प्रकार से कम होती है या किस प्रकार से आच्छादित होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि भारत का TFR इतना कम होते हुए चला गया। तो सबसे पहला कारण यह है शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली। शहरीकरण ने मनुष्य के जीवन को इतना व्यस्त बनाते चला गया कि वह अन्य तत्वों को देखने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ आधुनिकीकरण ने लोगों के जीवन को अलग तरीके से विश्लेषित किया। मोबाइल भी जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है और साथ ही साथ लिविंग रिलेशन भी समय समय पर
प्रजनन दर को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा, शिक्षा में वृद्धि। शिक्षा में वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करने के ऊपर ध्यान नहीं गया और वो अपनी जीवन शैली को अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश किए। तीसरा, परिवार नियोजन में वृद्धि। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 1953 ईस्वी में एक ही कदम उठाया था, परंतु 7वें दशक में उन्होंने हम दो हमारे दो नारे के साथ बेहतर तरीके से परिवार नियोजन को संतुलित करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट, देर से शादी। भारतीय संविधान के अंतर्गत 18 और 21 वर्ष की आयु को फिक्स किया गया है जब शादी करने का उम्र होता है। फिर इससे पहले जो शादी करता है उसे बाल विवाह कहा जाता है। भारतीय संविधान में इसे अवैध माना गया है, परंतु आज देखा जाए तो बढ़ते हुए विभिन्न कारणों ने शादी की औसत उम्र लगभग 25 वर्ष स्थापित हो चुकी है और इसके बाद भी उनकी अपने बेहतर आर्थिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वह जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक दबाव भी इसका एक मूल कारण हो सकता है, क्योंकि बढ़ते हुए जीवन शैली और विभिन्न प्रकार के आर्थिक संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए और अपने जीवन शैली में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का समुचित प्रयोग करने के लिए आर्थिक दबाव भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। अब हम देखने की यह कोशिश करेंगे कि टीएफआर के घटने से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। और टीएफआर के घटने के दो प्रभाव होंगे, एक सकारात्मक प्रभाव होगा और एक नकारात्मक प्रभाव होगा, यानी पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे तो यह सबसे होगा कि आने वाले जनरेशन को बेहतर संसाधन मुहैया होगा, संसाधन मिलेगा, यानी कमाने वाले के ऊपर कम बोझ होगा और उसके ऊपर कम लोग निर्भर होंगे, तो वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े ही बेहतर तरीके से करेगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होगी, जीवन शैली बेहतर होगा और पेरेंट्स के ऊपर कम बोझ होगा, तो वह भी बड़े सुचारू ढंग से अपने जीवन शैली का निर्वहन करेंगे। दूसरा, टिकाऊ संसाधन होगा। कम जनसंख्या होने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज को कम उत्खनन किया जाएगा, कम डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्स को कम उत्खनन होगा, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन नहीं होगा और इससे पानी, जमीन, ऊर्जा पर दबाव कम होगा और इस प्रकार से हमारे जीवन शैली में प्रदूषण की समस्याएं पैदा नहीं होगी। तीसरा, महिला सशक्तिकरण होगा।
यानी बढ़ते हुए जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए और उसे सुचारू ढंग से करने के लिए घरेलू कामों को संपादित करने का बोझ महिलाओं के ऊपर कम होगा, जिससे वह अपने जीवन को संचालित करने के लिए और आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए घर के चारदीवारी से बाहर निकल करके वह कुछ आर्थिक क्रियाओं में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, जिसके कारण उनका आर्थिक महत्व बढ़ेगा और इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, शहरीकरण होगा, परंतु शहरों का पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने गांव में ही निर्भर होंगे, यानी गांवों से शहर के तरफ पलायन कम होगा, जिसके कारण शहर में विभिन्न प्रकार की होने वाली समस्याएं कम होगी। नेक्स्ट, गरीबी बेरोजगारी की समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम होने के कारण संसाधन ज़्यादा होंगे, तो संसाधन को बेहतर तरीके से प्रत्येक व्यक्ति उपयोग करेगा और इस प्रकार से गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं कम होगी, क्योंकि विकसित देशों में संसाधन ज़्यादा है और वहाँ की पॉपुलेशन कम है, जिसके कारण वह लोग अच्छे जीवन शैली को अचीव करते हैं। अब रहा बात कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। अब निगेटिव इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो पहला सबसे निगेटिव इम्पैक्ट होगा कि यहाँ बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ेगी, बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। तो यह दो प्रकार से होगा। एक, बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी, और बुजुर्ग लोग आर्थिक केंद्र बिंदु में नहीं शामिल होते हैं, इसके कारण वह देश के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और उनका जीडीपी में कोई सहयोग नहीं होगा और उनके देख रेख करने के लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी सबसे बड़ा पहली समस्या होगी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। दूसरा, इन बुजुर्ग आर्थिक क्रिया में संपन्न नहीं होते हैं, आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होते तो जीडीपी में इनका सहयोग नहीं होगा, इससे इसका असर जीडीपी पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ इनकी देख रेख करने के लिए अलग से सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरा, श्रमिक यानी लेबर की किल्लत होगी, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर पॉपुलेशन कम होगा, तो कृषि में विभिन्न प्रकार के कामों को संपादित करने के लिए मजदूर चाहिए और यदि मजदूरों की कमी होगी तो कृषि में बेहतर तरीके से नहीं होगा। साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्टर में उद्योगों के लिए मजदूर चाहिए और इन दोनों क्षेत्रों में जब किल्लत होगी तो टर्शरी और फोर्थ फिफ्थ सेक्टर भी कमजोर होते चला जाएगा, जिसके कारण जीडीपी कमजोर होगा और इससे जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ सरकार को नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, नए नहीं मिलेगा युवा शक्ति का लाभ देश को, यानी देश को इस शक्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण देश के जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल है चीन की बढ़ती हुई जनसंख्या को चीन की सरकार ने बड़े ही बेहतर तरीके से आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया, जिसके कारण उसके जीडीपी में प्रत्येक व्यक्तियों का सहयोग बढ़ा, जिससे उसकी जीडीपी काफ़ी बढ़ी।
यदि बढ़ती हुई जनसंख्या का उपयोग हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कराने में करने की कोशिश करेंगे, तो वह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे ऊपर बोझ न होकर के हमारे लिए लाभ प्रदान कर सकती है और हम उनका उपयोग अपने जीडीपी में बड़े ही सहयोगात्मक ढंग से कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।